हेलो लीगलाइट्स। सो इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज वी आर आंसरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ जुडिशियल एस्पिरेंट्स लाइफ। तो आज हम वो क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं जो कि हर एक न्यू स्टूडेंट भी पूछता है जब वो जुडिशरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है जो किसी ना किसी कारणवश अगर अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो वो लोग भी पूछते हैं कि कहाँ कमी रह गई, मैं अब और ऐसा क्या कर लूँ कि मुझे सक्सेस मिल ही जाए। तो उस क्वेश्चन का हम आंसर करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि विच कोचिंग टू ज्वाइन फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम, है ना, और डू यू इवन नीड टू ज्वाइन अ कोचिंग और नॉट, राइट। आप सब लोग जो भी अपने शायद फाइनल ईयर में होंगे, कुछ लोग अच्छा ये भी पूछते हैं कि कब ज्वाइन करना चाहिए, तो उनके लिए एक आंसर मेरा ये रहता है कि आप जब फाइनल ईयर में हैं अपने, तब जुडिशियल कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्या कोचिंग मुझे ज्वाइन भी करनी चाहिए? अच्छा, करनी चाहिए तो क्या ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जिस तरीके से आप अपने इनिशियल ईयर्स में अपना डिसीजन लेते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इस पे आपका, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100%, बट इस पे आपका ऑलमोस्ट 70 या 65 to 70% आपका डिसीजन या आपका सक्सेस रेट इस चीज़ पे बहुत निर्भर करता है। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, और ये चीज़ लिटरली मैटर करती है कि आप कहाँ से कोचिंग कर रहे हैं और किस प्रकृति की कोचिंग कर रहे हैं, किस टाइप की कोचिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम जब हमारे इनिशियल ईयर्स में रहते हैं, जो मैंने भी फेस करा था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे किस टाइप की कोचिंग ज्वाइन करनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आसपास के एक अपने यहाँ पे जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे देख लेते हैं कौन सी अच्छी कोचिंग है, या फिर अगर हम बहुत छोटी जगह पे अगर रहते हैं और वहाँ पे कोचिंग्स नहीं है, तो हम बड़ी शहर में जो भी हमारे आसपास का नियर बाय एरिया हो वहाँ पे पूछ लेते हैं वहाँ पे कौन से सर का या मैम का नाम, टीचर का नाम बहुत चलता है, बस वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। या कुछ लोग कहते हैं मेरे फ्रेंड ने वहाँ ज्वाइन करी तो मैंने भी वहाँ ज्वाइन कर ली। तो ये सारे रीजंस हमारे होने ही नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगी कि आप कोई से भी शहर में रह के तैयारी कर रहे हैं, बट आज हम यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या क्या पॉइंटर्स, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि कोचिंग में होनी चाहिए, तो आप उस क्लास को ज्वाइन करिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे हम कोई चीज़ भी लेते हैं, हम देखते हैं कि ये हमारी कितनी वैल्यू की है और हम उस पर बहुत सारी इंक्वायरीज़ करते हैं। बट कोचिंग के केसेस में क्योंकि हमको मालूम ही नहीं रहता कि हमारे को किस टाइप की कोचिंग की ज़रूरत है, हम कुछ भी एडवर्टीज़मेंट देख के, बड़े बड़े बातें करके सबको कुछ भी ज्वाइन कर लेते हैं, और आखिरी में क्या होता है, उसका सीधा असर हमारे रिजल्ट पे पड़ता है। जो लोग ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे और एक ये वीडियो देख रहे होंगे, वो इस चीज़ से बिल्कुल रिलेट करेंगे जो मैं आगे पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ये बिल्कुल टेस्टेड एंड एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, और इन चीज़ों को अगर कोई न्यू एस्पिरेंट फॉलो कर रहा है तो वो लिटरली मतलब थैंकफुल होगा आज से कुछ सालों बाद कि मैम आपने राइट गाइडेंस दिया था। और अगर जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी अगर आपसे आज से आपको कुछ सालों पहले पता होती, या जब आप अपने इनिशियल फेज़ में थे जहाँ पे आपको क्लास ज्वाइन करनी थी, तो आपका आज का सिनेरियो कैसा होता। तो इसका आंसर हम यहाँ पे हर पॉइंट का डिस्कस करेंगे, सिर्फ बात नहीं करेंगे जैसे आजकल हम हर वीडियोस में देखते हैं कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं। आज हम टू दी पॉइंट चेक पॉइंट्स बनाएंगे, जिन चेक पॉइंट्स पे आपका डिसीजन बेस्ड होना चाहिए। सो लेट्स मूविंग ऑन फर्दर, लेट्स सी व्हाट दिस वीडियो हैज़, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जब आप शेयर करोगे, हर उस एस्पिरेंट की हेल्प हो रही होगी जो बहुत कंफ्यूज रहता है, जिसे नहीं पता कि जुडिशरी के लिए क्लासेस कैसी ज्वाइन करनी चाहिए, जो सिर्फ एक टीचर या फिर एक ऐसे फ्रेम को देख के ज्वाइन कर लेता है, जो शायद कभी किसी के साथ हैं कभी किसी के साथ है, जिनसे शायद आपका कनेक्शन भी नहीं बन रहा है पर्सनली, आप बात भी नहीं कर पा रहे हो टीचर्स से, गाइडेंस भी नहीं ले पा रहे हो। तो वो चीज़ें बाद में दिक्कत ना दें, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ज़रूर शेयर कीजिए, और अपने व्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो पहला तो क्वेश्चन ही आता है कि वेदर टू ज्वाइन अ क्लास और नॉट, है ना। कई बच्चे बोलते हैं यार मैम क्लास भी ज्वाइन करने की नीड है क्या, और मैंने तो लॉ स्कूल में इतना अच्छे से पढ़ा है, तो क्या जुडिशरी के लिए अलग से क्लास ज्वाइन करूँ? अरे मैं तो सेल्फ स्टडी अच्छे से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो क्या करूँ? या फिर किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस भी रहती हैं, तो कुछ भी चीज़ें हो सकता है। तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि किससे ज्वाइन करना है क्या नहीं, लेकिन हम एक चेक पॉइंट लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। अगर इस चेक पॉइंट लिस्ट में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ऐसा आ रहा है जिसमें आप श्योर नहीं है, या फिर आपका आंसर आ रहा है नहीं ये चीज़ नहीं है मेरे साथ, तो आपको डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके सारे आंसर्स येस आ रहे हैं, तो आपको कोचिंग ना भी ज्वाइन करें वो आपका फिर पर्सनल डिसीजन हो सकता है आप ना भी ज्वाइन करें, देन इट्स वेल टू डू। ओके, वेल टू डू। तो लेट्स सी कि 4 चेक पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और उन चेक पॉइंट पे हम 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। पहला कि आर यू वेल वर्स विद द बेयर एक्ट्स,
एंड नो द मीनिंग ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स इन इट। कई बार क्या होता है, हम लॉ स्कूल में पढ़ते हैं या फिर हम नॉर्मल लॉज कॉलेज से आ रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई उतनी नहीं डीप में कराई जा रही है, या फिर हम बहुत बड़े कॉलेजेस से भी आ रहे हैं जहाँ पर हमें केस स्टडी बेस्ड डिस्कशन कराए जा रहे हैं, लेकिन जुडिशरी स्पेसिफिक तैयारी नहीं हो पा रही है दोनों केसेस में, या फिर कहीं कहीं पे दोनों केसेस में भी होती है, हम खुद ही इतना वेल वर्स्ड हो जाते हैं लॉ से कि हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं लगती। तो क्या आपको बैरेक्ट पढ़ना आता है? पहली बात, बैरेक्ट क्यों? क्योंकि बैरेक्ट ही आपकी हर कंसेप्ट की, हर चीज़ की फाउंडेशन है। आपको बैरेक्ट पढ़ने आने चाहिए। उनके लिए एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स जैसे प्रोवाइडेड का क्या मतलब है, प्रोविज़ो का क्या मतलब है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन देयर इन का क्या मतलब है ना, और प्रोविज़ोस का क्या, एक्सप्लेनेशंस का क्या मतलब होता है, एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है। बैरेक्ट में हम जो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, बैरेक्ट पढ़ने के बाद कॉमा जहाँ से लग रहा है, क्या हम उस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग निकाल पा रहे हैं? जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे उनको हो सकता है ये चीज़ें बहुत बेसिक ना लगे, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनको बेसिक लगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच, हर किसी के लिए इसमें है। अगर आप न्यू भी हैं या आप ओल्ड भी हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं अब सक्सेस पाने के लिए। तो बने रहिए। तो पहली चीज़, क्या बैरेक्ट आपको पढ़ना आता है? आप बैरेक्ट को पढ़ के मीनिंग निकाल लेते हो? ये क्वेश्चन पहले आप अपने आप से पूछिए, इसका आंसर येस है या नो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हैव यू बिल्ड ऑल द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट्स टू बी कवर्ड इन द एग्जाम। कि देखिए, कॉलेजेस में हम अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अलग अलग बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स भी पढ़ते हैं, रेफरेंसेस। ठीक है, उनको पढ़ के हम सोचते हैं कि ठीक है हम लास्ट, और कई बार कुछ लोग डेप्थ स्टडी नहीं भी करते, तो आप सबको पता है कि आप लोग बस लर्न करके पेजेस भर के एग्जाम देते हो, राइट। पर वो वाली चीज़ें कई बड़े कॉलेजेस में वो भी नहीं होता है। कंसेप्चुअल केस बेस्ड स्टडी आती है तो लोग केसेस स्टडी करते हैं, राइट। तो दोनों चीज़ें होता है। तो आपको यहाँ पर तो ये देखना है कि क्या आपको लॉ की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो एग्जाम में कवर हो रहे हैं, जो भी स्टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप पहले तो उसका पैटर्न देखिए, प्री, मेंस, इंटरव्यू। हर किसी का प्री का पैटर्न अलग हो सकता है, मेंस का अलग हो सकता है, इंटरव्यू का अलग हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में कंसेप्चुअल बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं मेंस में। आजकल प्री में भी पूछे जाने लगे हैं। प्री वैसे दिल्ली का टफ आता था, लास्ट टाइम थोड़ा इजी था, बट फिर भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस प्री में आते हैं, और मेंस में तो काफ़ी बड़ी केस स्टडीज़ आती है। उस अनलाइक दिल्ली, बाकी के जो इधर के बेल्ट के एरियाज हैं जैसे एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन दिल्ली की कंपैरिजन में इजी पूछे जाते हैं। पहले तो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते थे जैसे हम कॉलेजेस में पढ़ते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लग गए हैं मेंस में, राइट। और प्री का तो पैटर्न रहता है। मैं समझती हूँ कि प्री और मेंस की तैयारी हर कोई बोलता है आपको साथ में करनी चाहिए, बिल्कुल साथ में करनी चाहिए, पर कोई ये नहीं बताता कैसे करनी चाहिए, और प्री की स्ट्रैटेजी डिफरेंट कैसे होती है मेंस की स्ट्रैटेजी से, राइट। सब बोल देते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, लिखो, ये पढ़ो। अरे भाई, आप ये बताइए कि उसको, न्यू स्टूडेंट को ये चीज़ करनी कैसे है, या फिर वो ओल्ड स्टूडेंट है तो वो अपने कम टाइम में अपनी कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है उसको कैसे रिजॉल्व करे, ये कोई नहीं बता पाता। तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपके पास क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है अपने बैरेक्ट्स की भी, प्लस जो लॉ आपके स्टेट में आने वाले हैं उन एक्ट्स की। ठीक है, अगर आपने इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बैरेक्ट पर हर चीज़ लर्न होनी चाहिए अभी हाल फिलहाल। कोचिंग के डिसीजन में ये होना चाहिए कि आपको बैरेक्ट समझना आना चाहिए। कोई नया एक्ट भी आता है तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो, आपकी क्या ये कैपेबिलिटी है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। देन थर्ड क्वेश्चन इज़, क्या आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो मेंस एंड प्री के सिनारियोज से? प्री और मेंस की स्ट्रैटेजी से आप कवर अप कर लिया है आपने। ठीक है, हम लोग क्या थे, क्वेश्चन पेपर्स देख लिए थे, हमें लगता था कि हाँ यार डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछते हैं तो ये तो आ जाएंगे, बट नहीं। आपको टाइम के टाइम पे ये देखना आना चाहिए कि आप क्या उन चीज़ों को खुद से कर पाते हो। क्या आपको क्वेश्चन देख के आंसर फॉर्म करना था, कि आपने करा है कभी आंसर फॉर्म, और आंसर फॉर्म करके क्या आपने उसका सही सिनॉप्सिस है, आप इसकी एबिलिटी रखते हो, या आपके आसपास में कोई एबिलिटी रखता है इस चीज़ की जो आपको बता सके कि हाँ आपने सही आंसर सही फॉर्मेट में लिखा है। यहाँ पर एलएलबी टाइप के लंबे लंबे आंसर्स नहीं चलते। यहाँ पर जुडिशियल एग्जाम्स में विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड आपको जो पूछा गया है वो सही सिनेरियो में सही सिनॉप्सिस के फॉर्म में लिखना है, कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं आएगा, क्या चीज़ें हैं मेंस में ये आनी चाहिए। प्री में आपको कंसेप्ट्स अच्छे होने चाहिए बैरेक्ट के, और थोड़े बहुत जो बुक्स से जो एडिशनल कंसेप्ट्स आते हैं, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, अलग अलग टाइप के ऑफर्स क्या है, जो एडिशनल कंसेप्ट्स हैं उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो क्या ये चीज़ें आपको पहले से पता है?
या नहीं पता, और अगर आपको पता है तो क्या आप उनको अटेम्प्ट करना जानते हो? क्या आपको मालूम है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? सिर्फ मालूम होने से नहीं होता, आपको उन्हें अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए कि ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है तो क्या मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ रहा है? ठीक है, अगर ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मैं अपने आप को डेली बेसिस पे वेल वर्स रखता हूँ या रखती हूँ अलग अलग केसेस से? क्या मुझे इस केस पे जो भी पर्टिकुलर केस है उसका क्वेश्चन में एप्लीकेशन करना आ रहा है? ये चीज़ें अपने आप से पूछिए, और अगर इसका आंसर येस है तो ठीक है, नो है देन यू हैव टू कंसिडर योर ऑप्शन फॉर गोइंग टू अ क्लास। और क्लास कैसी होगी उसको हम डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे हमें चूज़ करना है कि क्लास भी कौन सी लेनी है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, आर यू एबल टू लर्न एंड रिवाइज ऑन योर ओन ऑन अ रेगुलर बेसिस? क्या आप रेगुलर बेसिस पे अपना रिविजन और लर्निंग करने में सक्षम हो? देखिए, आप सक्षम हो या नहीं, कई बार हमें लगता है कि यार क्लास करके क्या फ़ायदा, बहुत टाइम जाता है, या फिर नहीं मुझे नहीं जाना। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं तो अब तो सोच रहे होंगे कि बहुत क्लासेस कर ली हैं, अब क्या करना। तो आप ये देखो आपका पास्ट सिनेरियोज कैसे रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है, पास्ट डेज का परफॉर्मेंस आज तक का आपका कैसा रहा है लॉ स्कूल की लाइफ में? क्या आप वो वाले प्राणी हो जो हमेशा आखिरी के दिनों में एकदम भगदड़ मच के पढ़ते हैं और फिर सब भूल जाते हैं और फिर पढ़ते ही पढ़ते हैं? क्या आप वो पर्सन हो, या फिर जो डेली बेसिस पे पढ़ाई करना जानते हैं और खुद ही इतने टाइम मैनेज्ड तरीके से पढ़ते हैं, जहाँ अपना वो डेली स्केड्यूल बनाते हैं, डेली रिविजन भी करते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं? तो ये चीज़ आपको देखनी है, आपने चीज़ें लर्न होनी चाहिए। जो ये पर्सन कहते हैं कि आपको चीज़ें लर्न नहीं होनी चाहिए लॉ की, बेयर एक्ट की लैंग्वेज नेसेसरी नहीं है, सिर्फ अपना समझा हुआ नेसेसरी है, मैं कहूँगी कि दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से तो गलत नहीं है लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एग्जाम्स ये कहते हैं कि आपको भले ही पूरे वर्ड टू वर्ड चीज़ें ना याद हों लेकिन कीवर्ड सबके आने चाहिए। और कीवर्ड आने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई सेक्शन पूछा गया है तो आपको वो सेक्शन आपके दिमाग के आगे चलना चाहिए, कि आँख बंद करके भी आपको वो क्वेश्चन जब लिख रहा है तो आपको मालूम है कि आपको कौन से पॉइंट्स में लिखना है, इस सेक्शन में कितने सब सेक्शन है, कितने एक्सप्लेनेशन है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। आपको उनका एक एक पॉइंट में आंसर मालूम है तो फिर भले आप अपनी लैंग्वेज में उसको उतार दो, लेकिन अगर आपके माइंड के आगे वो पिक्चर ही नहीं बन पा रही है तो फिर आप बेटा सही नहीं जा रहे हैं। आपको बहुत ज़रूरत है मेहनत करने की, आपको ज़रूरत है लर्न करने की। लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी स्टेट। आप कहो जहाँ कंसेप्चुअल बेस्ड है वहाँ लर्निंग की नहीं ज़रूरत है, वहाँ पे भी जब आपको प्रोविजन पता नहीं होगा, आंखों के आगे प्रोविजन ही नहीं चमकेगा, तो फिर आप कैसे एप्लीकेशन बेस्ड करोगे? और जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भले ईजी हैं बट आपको सीधा सेक्शन आना चाहिए कि आप में क्या क्या पॉइंट्स है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 6 ऑफ टीपी एक्ट के सारे ट्रांसफर्स की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती। एक बेसिक एग्जाम्पल है, अगर लेस्पेंडेंस पूछ रहे हैं तो उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए। ये पॉइंट क्या आपके आंखों के आगे आ रहे हैं? आपका पास्ट डेज का परफॉर्मेंस कैसा है? क्या आपने कंसिस्टेंसी फॉलो करी है लास्ट ईयर्स में? अब आप बोलो कि मैं अब से करना तैयार कर दूंगा। कई बच्चे होते हैं यार अब मैं ऐसे करूँगा, अब मैं ऐसे करूँगी कि अब तो मैं लेकर बैठा करूँगी, डेली पढ़ा करूँगी, डेली रिवाइज करा करूँगी, क्लास तो छोड़ो कोई बात नहीं। बट मैं ये कहूँगी कि अगर आपका पास्ट सिनेरियो, पास्ट परफॉर्मेंस अगर आपकी ऐसी रही जहाँ पर आप कंसिस्टेंट नहीं थे, जहाँ पर आप अपना रिविजन नहीं करते थे, तो आप ये याद रखिए कि लॉन्ग रन में आप इसको अभी भी फुलफिल नहीं कर जाओगे। बिकॉज हैबिट एक दिन में बिल्डअप नहीं होती, हैबिट को सालों लगते हैं। हैबिट 21 डेज़ में बिल्डअप होती है, बट उसको 21 डेज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये रहता है कि आप छोटी छोटी हैबिट्स बिल्डअप कर सकते हैं डेली फॉलो करने से। बट पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको डेली कंसिस्टेंसी बैठना, मुझे नहीं लगता कि 21 डेज़ में वो डेवलप होता है। होने को हो भी जाए, हो सकता है, बट एक आपके जब तक रूटीन का पार्ट अगर वो पहले रहा है, आपकी एबिलिटीज़ में रहा है तो आप तो कर लोगे। लेकिन अगर आपका पहला ही परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि जहाँ पर आप डेली वो नहीं करते हो, तो मैं ये कहूँगी कि आप टाइम वेस्ट ना करें और कोई ऐसा कोचिंग ज्वाइन ही करें जो आपके लिए सफिशिएंट हो, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। अब वो नीड्स क्या होंगी ये हम आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, मैंने कंसिस्टेंसी एंड पास्ट परफॉर्मेंस को भी ऊपर वाले पॉइंट के साथ ही डिस्कस करा है। तो इन सब पॉइंट्स के अगर आंसर आपके नो है या इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर्स आपके नो है, देन यू हैव टू थिंक टू जॉइन अ क्लास, क्योंकि उससे रेगुलरिटी बनी रहती है, उससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है, उससे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। और एक पॉइंट इसमें मुझे एक और ऐड करना है कि अगर आपका एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव हो गया है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले एग्जाम्स दे चुके हैं, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो चुका है एग्जाम्स के प्रति या सक्सेस के प्रति, बट आप अभी भी छोड़ना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा एफर्ट मारूँ, एक अच्छा अटेम्प्ट दूँ, तो भी मैं कहूँगी आपको क्लास तो ज्वाइन करनी चाहिए। बट आपका क्लास ज्वाइन करने का सिनेरियो डिफरेंट होगा न्यू स्टूडेंट से, क्योंकि अब आपको रेगुलर क्लास नहीं करनी है, आपको 1 साल की पूरा कोर्स नहीं करना है। आपको वो कोर्स चाहिए जो आपकी वीकनेस को हाईलाइट करते हुए उस पर वर्क अपॉन करे। जो आगे हम पॉइंट्स देखेंगे वो दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो आप अगर ये जो पॉइंट्स मैंने अभी चेक पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसा मैंने कहा कि अगर नो आंसर्स ज़्यादा तक के हैं
देन यू हैव टू ज्वाइन ए क्लास इन माई ओपिनियन, है ना। तो अब अपन देखते हैं कि क्लास कैसे ज्वाइन करनी है। तो हाउ टू सिलेक्ट अ क्लास, यार ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, और क्लास में हम क्या देखें। तो आजकल तो देखो बहुत सारा ज़माना आ गया है ऑनलाइन ऑफलाइन का, हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, ऑनलाइन में कहीं ना कहीं टाइम सेविंग होता है, और कहीं भी दूर दराज बैठा बच्चा भी एक अच्छी क्लास से कोचिंग ले सकता है। बट ऑनलाइन का ये भी सिनेरियो रहता है कि हमारा फोकस उतना नहीं रहता जितना हम ऑफलाइन क्लासेस में रहते हैं, हमारा डेली कंसिस्टेंसी से हमारा शेड्यूल बनना उतना नहीं रहता जितना हमारा ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें रहती हैं, तो उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपको देखना ये है कि इन पॉइंटर्स जो आगे मैंने लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, उस पर मैं कॉल ऐसा नहीं कर सकती, वो आपको अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। लेकिन चाहे जो भी करो, जो आगे पॉइंट्स है वो चेक पॉइंट्स होने ही चाहिए हर क्लास में। अगर वो नहीं है देन इट्स अ डेफिनेट नो टू ज्वाइन दैट क्लास, चाहे ऑफलाइन वाली क्लास हो चाहे ऑनलाइन वाली क्लास हो, ये पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए उस क्लास में। तो इन्हें तो चेकलिस्ट आप करके ही रखो, ये कोई नहीं बताता, आई गेस किसी को पता भी नहीं होता, और जब तक पता होता है तो या तो उस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका होता है, या वो बच्चा इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि उसको नहीं बताना कि भैया क्या ही हुआ जीवन में। तो इसलिए आप अपने स्टडीज़ में, अपने करियर की स्टार्टिंग में ये गलतियां ना करें, और इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि ऑलवेज गो फॉर अ क्लास विच कवर्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड दैट टू इन रियलिटी। ये रियलिटी क्या, क्योंकि देखो ऑन पेपर तो आजकल हर कोई बोलने लगा है कि प्री मेंस साथ में करो, प्री मेंस की क्लास हम साथ में ही कराते हैं। हमारी क्लास तो ऐसी है जिसमें प्री और मेंस को साथ में ही लेकर चला जाता है। अरे भाई, पर प्री की बच्चा समझता है कि चलो दोनों चीज़ें हो रहा है। आप ये देखो कि प्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो क्लास वो चीज़ सच में दे रहे हैं। जो पॉइंटर्स मैं आके डिस्कस करूँगी, क्या वो पॉइंट्स अगर उस क्लास में है देन वो मेंस की तैयारी करा रहे हैं। और अगर वो पॉइंटर्स नहीं मिल रहे हैं आपको क्लास में, तो फिर वो भले ही कितना मुंह से ऑन पेपर बोल रहे हैं कि हम तो प्री मेंस दोनों कराते हैं, बट इट्स अ नो, इट्स अ रेड फ्लैग कि वो नहीं करा रहे हैं मेंस की तैयारी। आपके लिए जो नेसेसरी मेंस की तैयारी वहाँ नहीं हो रही है। तो पॉइंटर्स क्या रहेंगे कि प्री की क्लास में देखो क्या होता है। प्री की क्लास में आपके कवर होंगे बेयर एक्ट रीडिंग, उसमें जो भी सेशंस हैं क्लासेस के, अगर वो आपको बैकग्राउंड उसका फॉर्मेटिंग बता रहे हैं, कोई भी टॉपिक का आपको पहले पीछे बैकग्राउंड बताया, थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री बताई, बैकग्राउंड बताया, बेयर एक्ट पढ़ा, बेयर एक्ट समझाया, प्लस आपके टेस्ट लिए। और टेस्ट ऐसे होना चाहिए जो रेगुलरली हो, रेगुलरली यानी अल्टरनेट डेज पे भले हों, या कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो हो, या वीकली टेस्ट हो, तो इतना तो होना ही चाहिए। कई बार तो प्री की क्लासेस भी ऐसी होती हैं कि सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, डायरेक्ट समझा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से वो भी नहीं समझा पा रहे। मैं कभी कभार ये भी होता है, बट किसी को ऐसे कमेंट तो मेरे को नहीं कर रही मैं, लेकिन एक जनरल बात बता रही हूँ कि कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, कुछ कंसेप्ट टीचर्स को भी नहीं क्लियर है, कभी कभार हैं भी, तो जो भी है लेकिन टेस्ट नहीं हो रहे। तो हमें ये देखना है कि आपको प्री जो भी आपको पढ़ा रहा है तो वो बेरेट को बहुत अच्छे से जानता हो, बेरेट के अलावा उस पर्सन ने, यानी जो आपके मेंटोर हैं उन्होंने बुक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ रखी हों, और उसके बाद वो पर्टिकुलरली टेस्ट ले रहे हों आपसे। टेस्ट इज़ अ मस्ट। ये चीज़ अभी रियलाइज़ नहीं होती, ये चीज़ तब रियलाइज़ होती है जब 1-2 अटेम्प्ट निकल जाते हैं ना, और लगता है कि हाय राम, हमारा ये प्री निकल जाता अगर हमने टेस्ट दिए होते, ओ गॉड हमारा ये मेंस निकल जाता अगर हमारी मेंस की लिखने की प्रैक्टिस हुई होती, अगर हमारे पेपर चेक होते, अगर हमें आंसर्स लिखना आता। तो ये देखो कि प्री में आपके कोचिंग पे टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वीकली अल्टरनेटिवली, या तो अल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहे हैं, या टॉपिक वाइज हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन ना भी हो, वेल कोई बात नहीं, लेकिन वीकली होना इज़ अ मस्ट। टॉपिक वाइज होना इज़ ऑल्सो अ मस्ट, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। और फिर फुल लेंथ टेस्ट पे हम जाएंगे। ये तो प्री की बात हुई। अब जो कुछ लोग बोलते हैं हम मीन्स भी पढ़ा रहे हैं, या मीन्स की क्लास साथ में ही होती है हमारे यहाँ, तो ये देखो कि मीन्स में होता क्या है। तो मीन्स में क्या कवर होना चाहिए आपकी क्लासेस में। मीन्स में आपको ये बताया जाना चाहिए कि ये टॉपिक मीन्स का है। ये तो हर कोई बता देता है, हर क्लास में आजकल जो पढ़ाते हैं बता देते हैं कि ये टॉपिक मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ ये नहीं, साथ में क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए कि वो आपको उस टॉपिक का सिनॉप्सिस बना के दे रहे हैं आंसर का, कि देखो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जैसे मान लो अरेस्ट विदाउट वारंट वाला जो केस है, इसमें अगर पूछा गया तो कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, ठीक है, इन सेक्शंस को हम कैसे कोरिलेट करेंगे, इनका सिनॉप्सिस आपको दिया, आपको बोला आप आंसर बना के लाओ, हम चेक करेंगे। या फिर अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं सिनॉप्सिस, तो कई लोग डिक्टेट करा के लिखवाते हैं, नोट्स बनवाते रहते हैं। कुछ लोगों को वो बच जमता है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इतनी नीड रहती है कि डिक्टेशन हो बाकायदा।
मुझे वो तरीका थोड़ा कम जमता है, बिकॉज अगर 100-200 स्टूडेंट साथ में पढ़ रहे हैं, सबके एक जैसे ही आंसर है, सभी वही लिख रहे हैं, तो फिर कुछ मतलब नहीं रहता, एवरेज मार्किंग रहती है। बट स्टिल इट्स स्टिल गुड ऑप्शन कि अगर वो ये भी करा रहे हैं, बिकॉज 100-200 फिर भी बहुत कम रेशो ऑफ स्टूडेंट्स है जितने बच्चे अपीयर होंगे। तो अगर इतने बच्चे भी उतना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो सिनॉप्सिस दे रहे हैं और आप आंसर बना रहे हो, आप इतने केपेबल हो, वेल टू डू, कुछ बच्चों को और हेल्प लगती है तो कहीं पे वो लोग डिक्टेट भी कराते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, आंसर्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, केस लॉज बताए जा रहे हैं रेलेवेंट, सिर्फ नाम नहीं बताया जा रहा। कई क्लासेस में बस नाम नोट करा देते हैं, इस टॉपिक से ये है। हमारे साथ भी हुआ है, हमने धड़ाधड़ बहुत सारे सेक्शंस पे केसेस लिख लिए। अब बाद में जब पता चला कि यार इसमें हुआ क्या था हमें पता ही नहीं, तो हमें वापस से बुक खोलनी पड़ रही है, हम सेल्फ पढ़ रहे हैं। तो हम अगर क्लास में टाइम दे रहे हैं तो हमारा हर चीज़ कवर होनी चाहिए वहाँ पे। नाउ आपको टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया, आपने सिनॉप्सिस बना लिया या डिक्टेशन ऑफ आंसर आपकी क्लास में हो रहा है। प्लस 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 दैट्स अ मस्ट कि आपकी क्लास में मेंस के प्रॉपर आंसर राइटिंग टेस्ट हो रहे हों, जो रेगुलर बेसिस पे तो मेंस शायद नहीं हो पाते टेस्ट, बट वीकली बेसिस पे हो रहे हों। और वीकली भी ऐसा नहीं कि 2-2 क्वेश्चन या 1-1 2-2 क्वेश्चन बस चल रहा है, कभी चल रहा है कभी नहीं। वीकली टेस्ट ऐसे होने चाहिए कि जो टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं उन टॉपिक से आपको सच में क्वेश्चन बना के एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन दे दे मीन्स का, और प्रॉपर टाइम लिमिट में आपसे मीन्स का टेस्ट करवाया जा रहा है, देन इट इज़ फ्रूटफुल। बिकॉज बहुत सारी क्लासेस में कहूँगी शायद ही ऐसी कोई क्लास है जो यहाँ पे मेंस वगैरह ऐसा कराती हूँ प्रॉपर तरीके से, या अगर कराती हैं तो फिर हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस लेती हैं, राइट। तो वो आपका कॉल है कि आपको ये चीज़ लेकिन मिलनी चाहिए चाहे कैसी भी क्लास हो। मैं ये कहूँगी कि एक बार आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, एक बार आप अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जाके आप इतना कर रहे हो, वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। आप कहीं पे कम कर रहे हो, कहीं ज़्यादा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट ये नोटिस करना कि आपकी क्लास में टेस्ट होते हो। जैसे आप पीएससी वाले के स्टूडेंट्स देखते हो, बहुत सारी क्लासेस उनकी, उनमें लिटरली मीन्स के टेस्ट हर वीक में होते हैं, हर थोड़े थोड़े दिनों में उनके मीन्स के टेस्ट, प्री के टेस्ट होते हैं। तो बच्चा उस चीज़ को इनकलकेट कर लेता है अपनी लाइफस्टाइल में। लेकिन हमारे जुडिशियल वाली कोचिंग में सो फार एज आई हैव सीन ऐसे क्लासेस बहुत ही कम है या ना ही है जिसमें प्रॉपर चल रहा हो, प्री का भी, मेंस का भी, और मेंस के टेस्ट प्रॉपर टाइम पे चेक होके भी मिल रहे हो। कोई इस चीज़ पे फोकस कर ही नहीं रहा है कि मेंस का भी टेस्ट डेली और रूटीन बेस पे होना चाहिए। अब से कोई करने लग जाए तो पता नहीं। हाँ, जब मैं अगर पढ़ाती हूँ या मैं कुछ कराती हूँ तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस रखती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस करी है। ठीक है, तो आपके टेस्ट होने चाहिए मेंस सेंट्रिक, और वो चेक भी होने चाहिए। और अब आपको ये सब तो करवा रहे हैं प्री मेंस, हो सकता है कोई कोचिंग दोनों चीज़ें करा रही हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीसरी चीज़ कि वो लोग रिविजन नहीं कराते हैं। क्या आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट मतलब जैसे कि अगर आगे आप पढ़ते जा रहे हैं और आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोई भी सब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आए एसआरए, या हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आए सीपीसी, हमारा सीपीसी भी हो गया। सीपीसी के बाद हम आ जाते हैं आजकल की तारीख में बीएनएसएस पे। तो क्या हमारा सीपीसी जो हमने पहले टेस्ट दिए प्री मीन्स के, क्या वो वापस हो रहे हैं हमारी क्लास में? ऐसा तो नहीं कि बस अब वो छोड़ दिया स्टूडेंट्स के ऊपर ही कि ठीक है वो आप करना, आप रिवाइज़ करना। देखो, कई टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो खुद से रिवाइज कर भी लेते हैं, बहुत पंक्चुअल होते हैं, मैनेज कर लेते हैं टाइम को। लेकिन जब आप 3-4 घंटे की क्लास लेकर आते हो, उसके बाद हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मैं ये कहूँगी, वो पुराने सब्जेक्ट्स रिवाइज़ नहीं कर पाते, और फिर आखिरी में क्या होता है, जो उन्होंने पहले पढ़ा था भले कि इतने अच्छे से पढ़ा हो, वो रिवाइज़ नहीं कर पाते, और एग्ज़ाम टाइम पर फिर उनका एकदम 0 लेवल या फिर 10-20% उनको याद रहता है, बाकी फिर से उनको याद करना पड़ता है, तो वो मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो या तो आप खुद से कर रहे हो तो अच्छी बात है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है क्लास की सपोर्ट की तीसरे पॉइंट में, यानी लर्निंग और रिवाइजिंग वाले पॉइंट में। लेकिन फर्स्ट 2 पॉइंट्स में तो आपको ज़रूरत लगेगी ही ऐसी क्लास की। फर्स्ट 2 पॉइंट्स कौन से थे कि प्री में कैसा होना चाहिए, मेंस में कैसी क्लास होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी देखें कि क्या क्लास में रिविजन होता है। अगर एक एक्ट ख़त्म हो गया तो क्या वीकेंड्स पे ही सही भले से, लेकिन उसके रिविजन टेस्ट, उसके प्री के, उसके मेंस के टेस्ट हो रहे हैं। और कभी भी टेस्ट देने से मत कतराना, जब तक कोचिंग में हो 100 गलतियाँ करना, लेकिन टेस्ट ज़रूर देना, क्योंकि कोचिंग ऐसा सपोर्ट है, आपका सपोर्ट सिस्टम है। जब ये कोचिंग का साल भर 1.5 साल कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद जब क्लास नहीं रहती तो एकदम बिखरा सा ऐसा लगता है कि किसी ने हमें बस छोड़ दिया है और कुछ नहीं है। तो इसलिए जब तक क्लास में हो तब तक हमेशा टेस्ट देना, प्री के भी मेंस के भी, और सच में बिल्कुल तरीके से अप्रोच करना। आगे उसमें भी है कि कौन से पॉइंट स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, तो वो वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पॉइंट हमने डिस्कस करा कि कैसी आपकी कोचिंग में चेक पॉइंट्स होने चाहिए, और भी पॉइंट्स हैं। और क्या पॉइंट्स हैं? और पॉइंट्स है कि टेस्ट
जो आपके होने चाहिए वो टॉपिक वाइज होने चाहिए, चैप्टर वाइज होने चाहिए, पोर्शन वाइज होने चाहिए और फिर ही फुल लेंथ होने चाहिए। क्योंकि अक्सर कोचिंग आजकल आप देखोगे तो मेंस की या तो तैयारी तब कराते हैं जब आपका प्री निकल जाए, ठीक है, और फिर बोल देते हैं कि हमारे यहाँ फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं। सब पैसे बनाने का, सब एक तरीके से ऐसा बस एक स्कीम है प्रैक्टिस के लिए। वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो खुद से पहले लर्न करके बैठे हैं, आंसर्स बना के बैठे हैं, नोट्स बना के बैठे हैं या सिनॉप्सिस बना के बैठे हैं। जो बच्चा पहले से लर्न करके नहीं बैठा है वो प्री के बाद मीन्स नहीं निकाल सकता। तो प्री निकालने के लिए प्री के टाइम पे ही आपको लर्न होना चाहिए। लर्न होने के लिए क्लास अगर आपको ऐसी मिल रही है जो पुश करके आपको सपोर्ट कर रही है कि हाँ लर्न करो, टारगेट बेस्ड स्टडी टेस्ट से हो रही है, तो वेल एंड गुड। हम कोई कहते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आपको ये भी हम बताएं कि आपको लर्न करना है तो खुद ही आना चाहिए। अरे भाई फर्स्ट टाइमर्स हैं हम, तो फर्स्ट टाइमर्स जब आते हैं तो वो बच्चे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार लॉ पढ़ा है, LLB करा है, कैसे भी करा है। हाँ बड़े हो, बच्चे नहीं हो कि मस्ती करोगे, बट एटलीस्ट गाइडेंस के नाम पे आप लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं तो आपको गाइडेंस पूरा मिलना चाहिए। और उस गाइडेंस में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट या पोर्शन वाइज कि आज इस सेक्शन से इस सेक्शन का टेस्ट होगा और उसके बाद ही फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि जो ये कह रहा है कि प्री के बाद मेंस के टेस्ट होंगे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। प्री जब आप पढ़ रहे हैं साथ साथ में आपकी क्लासेस में ही वीकेंड्स पे मेंस के टेस्ट हो, ऐसा आप इंश्योर करिए, जैसे PSC वालों में होता है ना वैसा। उसके बाद ये टेस्ट का रिवीजन भी होना चाहिए। हमने वहीं डिस्कस कर लिया कि ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद अब पुराने सब्जेक्ट के टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं क्लास में। हो सकता है कि एक आध पॉइंट में कोई क्लास ना फुलफिल बैठे और बोलो कि आप फिर कौन सी ज्वाइन कर ले मैम, तो एक आध पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ हम कर सकते हैं कि चलो ठीक है रिवीजन हम खुद से कर लेंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ ये भी एक्सपीरियंस है, नहीं हो पाता। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट नहीं हो जो एकदम पंचुअल रहे हो, मेजॉरिटी स्टूडेंट से नहीं हो पाता। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सच में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में फॉल करती है कि उनको रिवीजन के लिए भी लगता है कि टाइम हम कैसे क्या करें, शायद टेस्ट हो जाए तो हो जाए। सिंसियर रहिए, आपको अपने आप वेज मिलेंगी, अपने आप एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। तो टेस्ट रिवाइज होना चाहिए। अब तीसरा ओरल मॉक्स होने चाहिए। लाइक सुनो, सिर्फ लिखने वाले टेस्ट के अलावा ओरली आपसे पूछा जा रहा हो कि सेक्शन 6 में क्या है, डिट्टो सुनाओ। स्टार्टिंग में आप डिट्टो लर्न करने की प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि ये सर या मैम को तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो लर्न करवा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, आप स्टार्टिंग में आपको लर्न करना आना चाहिए, तब आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपको रिविजन पावर आपका शार्प होता है, जैसे स्कूल में लर्न करते थे वैसे, ठीक है। तो जब आपके ओरल मॉक्स हो रहे हैं, क्या उस क्लास में आपसे ओरली पूछा जा रहा है ये सेक्शन सुनाइए, सिर्फ कई कोचिंग्स कैसे सुनाते हैं, अच्छा सेक्शन इसमें ऐसा ऐसा, इसमें कितना टाइम पीरियड है, अच्छा ये करने के लिए कितने कौन सी डेट से काउंटिंग करेंगे। अरे वो प्री की चीज़ें हैं, वो नहीं, मतलब वो तो ठीक है। मेंस में कैसा होना चाहिए कि आप पूरा सेक्शन आपको सुनाना आना चाहिए, प्रोविजन से ले करके एक्सप्लेनेशन, प्रोविजो सब। तो आपको ओरली कितना आता है, इसका फ़ायदा कहाँ पर होता है? इसका फ़ायदा होता है, एक तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल बढ़ती है, आपको इंटरव्यू में हेल्प होती है। उसके बाद जब आपको सेक्शंस याद हैं तो आपसे इंटरव्यू में जब वन वर्ड में भी वो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको और पूछेंगे तो आपको वो चीज़ आएगी, आपको एकदम से उनको आंसर करना आएगा। आपकी पब्लिक स्पीकिंग बढ़ेगी जब आप क्लास में बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं। ऑनलाइन ले रहे हो तो माइक चालू करके, वीडियो चालू करके बोलते हैं। तो इससे मत खुश हो जाया करो कि मैम वो पूछ लिया और वीडियो नहीं चालू कराती, सेफ़ लगता है। अरे काय का सेफ़, सब बच्चे ही हैं, कोई नहीं तुम्हें यहाँ पे परेशान करने वाला। और अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसी क्लास में जा रहे हैं जहाँ आपको खड़े होकर बोलने का मौका मिल रहा है। तो बहुत बोलिए, बहुत आंसर्स जो सेक्शंस हैं उनको रीड करिए, लर्न करिए। क्योंकि लिखने में क्या होता है, कई बार हमें कोई चीज़ याद भी नहीं आई, हमने जोड़ तोड़ के सेंटेंस का मीनिंग निकल गया, हमने बना के लिख दिया और मैम या सर ने भी चेक करके हाँ ठीक है हो गया। पर जब आप चीज़ों को लर्न करके ओरली बोलते हो तो आप नोटिस करना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा और आपकी एक तरीके से प्रिपरेशन लेवल जो होगी वो अलग ही लेवल की होगी। तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए कि आपको ओरली बोलना आना चाहिए। आपका इससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, इंटरव्यू के लिए भी हेल्प मिलती है। देन कोचिंग पे रेगुलर एंड प्रॉपर आंसर चेकिंग होना चाहिए। दिस आई हैव डिस्कस्ड। ऐसा नहीं पेपर ले लेके घंटों पढ़े हैं, चेक ही नहीं हो रहे हैं, मैं 15-15, 20-20 दिन तक टाइमली चेक होके मिलना चाहिए पेपर। तो मतलब है पेपर लेने का भी। क्वेश्चन भी ऐसे नहीं कि बस प्री के अकॉर्डिंग लिखे जा रहे हो या कॉलेज के अकॉर्डिंग, टीचर जो चेक कर रहे हैं वो कॉलेज के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं कि भैया इतनी लाइन का तुम इंट्रो लिखो, इतनी लाइन का ये लिखो। नहीं, एग्ज़ाम के आंसर्स अलग तरीके से बनते हैं, पहले भी बोल चुकी हूँ। तो ऐसा टीचर, ऐसी मैम जो वेल वर्स्ड हैं, भले वो क्लियर करे हों एग्ज़ाम या ना क्लियर करे हों, कोई बात नहीं, बट उनको आना चाहिए ये चीज़
कि उनको पता हो कि किस टाइप के आंसर लिखते हैं और वो इस चीज़ को लेके बहुत सिंसियर हों स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, कई बार क्या होता है बहुत एक्सपीरियंस टीचर ना भी हो, बडिंग टीचर भी है, अभी स्टार्ट कराए, बट उनका परफॉर्मेंस कई ऐसे टीचर से अच्छा होगा जो शायद नामी ग्रामी है, लेकिन आजकल के ज़माने के अकॉर्डिंग वो नहीं, या फिर आजकल के पैटर्न के अकॉर्डिंग वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो और हो सकता है कुछ बहुत ऐसे टीचर्स एक्सपीरियंस जो आज भी अच्छा दे रहे हो, तो वो तो अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन आपकी आंसर चेकिंग और आंसर का फॉर्मेटिंग बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक हो तो बेटर। नाउ 1-to-1 मेंटरशिप विद डायरेक्ट फैकल्टी होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए। आजकल कई ऐसा होता है कि कभी आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, फिर वो मैम जो सर जिनके कारण आप जुड़े वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आ गए, आपका वो पूरा का पूरा कोर्स वैसा का वैसा ही रह गया। ठीक है, उसके अलावा या फिर अगर आपने नॉर्मली ऑनलाइन ज्वाइन करा है तो आपके सर तो वहीं है, बट आपकी कभी भी मेंटोरशिप से ज़्यादा पर्सनल मेंटर से बात ही नहीं हो सकती, या पहले आपको नीचे वाले कोई ऐसे सबॉर्डिनेट से या फिर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर से जो उनके सबॉर्डिनेट से उनके अंडर काम कर रहे हैं उनसे आपको बात करनी पड़ रही है। फिर वो आपके मेंटर से जा रहे हैं, फिर वो उनसे पूछ रहे हैं और फिर आपके पास उनका कोई मेल आ जाता है या फिर वॉइस नोट आ जाता है, रिप्लाई आ जाता है, या फिर बाय चांस वो खुद आपसे बात कर लेते हैं। ऐसा सीन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि आपकी मेंटर से 1-to-1 डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन हो रही हो। जब आपको इशू है आप उसको परेशान इतना भी मत करिए उन्हें कि बार बार आप कॉल कर रहे हैं, बट एक इतना तो बच्चों को समझते ही कि पूछ लिया मैम, मैसेज कर दिया या सर मैसेज कर दिया कि हमें ये डाउट है, आप जब फ्री हो बता दीजिए। या अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो आपको टाइम दे रहे हो कि अच्छा आप डाउट पूछने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होना चाहिए। 1-to-1 इंटरेक्शन आपको तब समझ में आएगा जब आप क्या, तो फिर आपने अभी ज्वाइन कर लिया किसी भी फीस कम के चक्कर में या फिर ऐसा, और बाद में आपको वो चीज़ नहीं मिली, तब आपको समझ में आता है कि अरे ये चीज़ गलत है। या जब एक आध अटेम्प्ट हो जाता है तब मालूम पड़ता है। तो ये चीज़ पहले मालूम पड़ जाए ना कि टीचर आप पे एफर्ट डालने के लिए कितना रेडी है, आपसे कितनी बात कर रहा है, आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सुन रहे हैं या नहीं, तब मज़ा आता है। तब लगता है कि हाँ हमारी कोई क्लास चल रही है। बहुत बूस्टअप मिलता है उन डेज़ पे जब अचानक से एग्ज़ाम आ जाती है और आपको लगता है कि प्रिपरेशन कैसी है। या जब एग्ज़ाम नहीं भी आती तो डेली जब हम भटकते रहते हैं तो हमें भटकने नहीं देता अगर हमारा 1-to-1 मेंटरशिप से मेंटर से इंटरेक्शन हो रहा है। तो आज के सिनेरियो में मस्ट है। ठीक है, नाउ डेमो सेशंस की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है बड़े बड़े टीचर्स कह देते हैं हमारे यहाँ डेमो नहीं मिलता। आप दे देते हो बड़ी बड़ी फ़ीस और आप फंस जाते हो कि यार अब मैंने तो फ़ीस भी दे दी, अब मेरा तो स्टार्ट भी हो गया सेशन, पर ये तो चेक पॉइंट्स जो मैम ने बताए थे उसमें तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। अब क्या करें? अब इतना पैसा लगाया है, पेरेंट्स के एफर्ट्स लगाए हैं, तो फिर पढ़ना है वहीं पे। ठीक है, तो वही चीज़ हो जाती है। फिर परेशान होते हैं, कहीं यहाँ भटकते हैं, कहीं वहाँ भटकते हैं। कभी कभार कोई दूसरी कोचिंग पैसे बचाने के लिए हम दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर ली कम वाली, फिर लगा कि यार यहाँ पे तो ये वाले चेक पॉइंट्स नहीं है, तो अब दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, सब गलत है। एक बार अच्छी जगह ज्वाइन करो, पॉइंटर्स जो हैं चेक पॉइंट्स उनको लिटरली वो फॉलो करने वाली कोचिंग ज्वाइन करो और अच्छे से पढ़ो, बहुत फ़ायदा होता है। तो डेमो सेशंस अगर नहीं अवेलेबल भी नहीं है, बट सच में अगर वो कोचिंग अच्छी है तो हो सकता है कि कई बार नहीं भी देते हों, परेशान भी हो जाते हैं। जो सीनियर टीचर्स हैं उनको नहीं पसंद कि भैया कोई डेमो लेना है, तो वो भी अपनी जगह रिस्पेक्टफुल हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि या तो कोई आपके ऐसे क्लोज फ्रेंड्स जो वहाँ से पढ़े हैं, जो आपको रियल सलाह देंगे और जिनका इंटेलेक्ट लेवल सच में अच्छा है। ऐसा नहीं कि बस किसी भी स्टूडेंट से पूछ लिया जो सिर्फ पढ़ने गया था, नहीं, ऐसा जिनका इंटेलेक्ट लेवल अच्छा है, जो सच में अच्छे से पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी, कैसा एटमॉस्फेयर देखा, और उनसे फिर आप ये चेकलिस्ट जो मैंने आपको यहाँ बताई है उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो और देख सकते हो कि क्या वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप जा भी सकते हो। वैसे मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि फिर भी जहाँ पर डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हो, ताकि आप देखें कि आपका आपको कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं, आपको कितना समझ में आ रहा है। उसका इंटेलेक्ट लेवल, आपका लेवल अलग अलग हो सकता है या सेम भी है, तो उसका अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकता है, आपका अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो अगर डेमो अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है बट सच में अगर वो ऐसा लग रहा है कि क्लास अच्छी है, तो भी ये चेकलिस्ट फॉलो करने के लिए आप वहाँ से पढ़े हुए सीनियर से, कोई अच्छे ट्रस्टेबल पर्सन से बात कर सकते हैं। नाउ लास्ट भी नहीं, भी और चीज़ें हैं। फैकल्टी जो होनी चाहिए वो वेल वर्स्ड होनी चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न से। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको पढ़ा रहा है, कुछ भी चल रहा है, उन्हें भी नहीं पता क्या हो रहा है, आपको भी नहीं पता कि जैसा चल रहा है बस चलते रहे। नहीं, फैकल्टी को बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लीगल नॉलेज होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न, अभी करंट एग्ज़ाम पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो पेपर्स दे के रखे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन नहीं हुआ तो पढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छे हैं, अच्छी बात है, उन्हें आजकल के एग्ज़ाम का ज़्यादा नॉलेज है।
लेकिन ये देखना कि उनको क्यों, उनका क्यों नहीं हुआ, उनका अगर कई बार तो क्या होता है, कई बार इतना सारा कंपटीशन ही है, किसी किसी का नहीं होता, बट वो लोग बहुत कैपेबल होते हैं, तो अच्छी टीचर है, अगर वो लोग मेंटर बने तो भी अच्छी, उनको रियल लाइफ से रियल एग्ज़ाम पैटर्न का नॉलेज है। जो एक्सपीरियंस टीचर है वो भी बहुत अच्छे हैं कि भैया उन्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो लेकिन दोनों ही केसेस में, चाहे वो न्यू फैकल्टी हो चाहे वो, ये देखो ऐसा नहीं हो कि मतलब उसके खुद के कंसेप्ट अच्छे नहीं है उनके खुद के और वो लोग बैठ गए, उनको ये देखना है कि उनके कंसेप्ट भी अच्छे हों, चाहे वो न्यू कमर्स हो चाहे वो एक्सपीरियंस फैकल्टी ओल्ड हो, डजेंट मैटर, उनका नॉलेज देखना है। जब डेमो लोगे, जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी क्वेरीज के आंसर्स दे पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं, उन्हें पता है कि बेरक कह क्या रहा है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और हाँ, हमेशा ऐसा टीचर चूज़ करना जो आपको शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा, नए नए आते हैं ना कि टीचर मजाक कर रहे हैं, हंसी ठिठोली हो रही है, किसी की खिंचाई हो रही है, किसी के साथ खिंचाई हो रही है, तो वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट वो एक लिमिट में अच्छी लगती है, सिर्फ क्लास में अटेंशन बनाने के लिए या क्लास के माहौल को थोड़ा लाइट रखने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर ये चीज़ें बार बार हो रही है, बहुत मतलब 1.5 घंटे की क्लास है, सब अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करे जा रहे हैं, मेंटरशिप 1.5 घंटे की क्लास है, आधा आधा घंटा पौन पौन घंटा ये सब में ही चला जा रहा है, मत ज्वाइन करो ऐसी क्लासेस, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। क्योंकि भले आपको आज मज़ा आ रहा है बट वो आपके करियर में आगे जाके दिक्कत देगी, आपका कोर्स, आपका सिलेबस वो खुद ही नहीं कंप्लीट करा पाएंगे प्री मेंस के दोनों के अकॉर्डिंग। हो सकता है प्री के अकॉर्डिंग तो हो जाए ऐसे में, पर मेंस को नहीं फोकस कर पाएंगे। तो ये देखो, टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, जो आपकी गलती करने पे, आपके कंप्लीट ना करने पे आपको डांटे, आपको भले डांट पड़े, आपकी थोड़ी बेइज्जती भले हो जाए, लेकिन वो सिंसियरिटी के साथ डांटा, ऐसा नहीं कि आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनका पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप इम्प्रूव करो, उनको देख के आपको लगना चाहिए कि हाँ यार ये मैम ने, ये सर ने बोला है तो अब करना है, नहीं तो कल इंसल्ट होगी या कल मुझे डर लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी डेली कंसिस्टेंसी को लाइन में रखने के लिए। पर अब वो मैम या सर इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए कि आप उनके पास डाउट लेके जाने में ही डरो या उनसे कुछ पूछने में डरो कि वो इतनी बेइज्जती कर दें कि आप सोचो कि छोड़ो यार, पूछें ही क्यों। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए उनमें। और ये चीज़ें आपको जब आप डेमो देखते हो, एक तो लेक्चर्स देखते हो, आपको समझ में आता है कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों इंश्योर करनी है हमें ना हो। टीचरशिप पे हमने बहुत सारी बातें कर ली चाहिए, कोचिंग कैसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सबको हमने बोल दिया। तो वो पॉइंट्स खैर बहुत ज़रूरी हैं, वो होने ही चाहिए क्लास में, लेकिन अब स्टूडेंट्स में भी तो कुछ होना चाहिए। सारी चीज़ें दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे तो हमारा खुद से क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो खुद की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए जिससे फुलफ़िल करोगे तो 100% अच्छा रिजल्ट आएगा। तो क्या है, तो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, उनके पार्ट पे क्या एफर्ट्स होने चाहिए जो उन्हें सक्सीड करेंगे। तो पहला, एफर्ट्स में सिंसियर रहें एंड रिवाइज करते रहे। रिविजन इज़ अ मस्ट। जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से, AIR वालों से या बिना AIR वालों से आप देखोगे, कोई सी भी रैंक के स्टूडेंट से, सब बोलेंगे हमने रिवाइज करा। हो सकता है कोई एक एग्ज़ाम आपकी ना निकल पाई बाय चांस, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो भी आपकी वो, अगर आपने लर्न करा है, रिवाइज करा है ना, किसी और एग्ज़ाम में काम आएगा। मैंने तो आंखों देखे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बच्चे ने एक बार बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, बाद में उसको दूसरे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं भैया पुराना याद था, रिवाइज़ कर लिया, बस हो गए, चल दिया, थोड़े दिन में ही दूसरी एग्ज़ाम में क्रैक कर लिया। तो ये चीज़ बहुत होती है। तो इसलिए एफर्ट्स में सिंसियर रहिए, रिवाइज़ करते चाहिए, लर्न करते चाहिए। लर्न तो हो जाता है, रिवाइज़ कई बार नहीं होता। हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारी बुक्स से पढ़ते जाएँ, जैसे मैं भी एक ज्ञाता थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ने की बड़ी इच्छा रहती, तो मैं बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ रही हूँ, अंदर सब कंसेप्ट निकाल रही हूँ। थोड़ा किसी ने ये नहीं बोला कि भैया लिमिटेड ही पढ़ना है, बोलते सब थे बाद में कि पढ़ाता ही कोई नहीं था डेप्थ में, तो हम ही इन डेप्थ पढ़ते थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे दिमाग में हमने कितना रिटेन करा ये पता चला, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप पढ़ो, 1-2 बुक से पढ़िए, या फिर आपका मेंटर ही अगर इतने अच्छे हैं जो आपको ऑटोमेटिकली सब डिलीवर करके दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चीज़ों को दिमाग में रखना सीखिए कि जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे दिमाग में बन रहा है, ठीक है, और उसको हम लर्न कर पा रहे हैं। अब अपने साथ सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए, एसोसिएट योरसेल्फ टू दोज फ्रेंड्स जिनके डेली टारगेट में अचीवमेंट की बातें हैं, जिनकी बातें ही ऐसी है जिसमें वो डेली टारगेट अचीवमेंट की बात करते हैं, जिनमें वो स्टडी डिस्कशंस करते हैं, ना कि पीपल को डिस्कस करते हैं। जैसे कई बार आप लोग न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो ये चीज़ बहुत होती है, हम बहुत छोटे रहते हैं, हमारे में लगता है यार उसने ऐसा बोला, पता है आज उसके साथ ऐसा हुआ, आज उसने अपने आप को ऐसा बोल दिया, यार मेरे को मैम ने ऐसा बोल दिया, सर ने ऐसा बोल दिया, कैसे हैं उनका, तो कुछ तो भी किसी क्या चल रहा है, या फिर स्टूडेंट्स का ये, उसने मेरे को ऐसा बोला, वो ऐसी है, वो ये पहन के आई थी, वो ये बोलती है। अरे सब मतलब क्या बोलूँ मैं, सब गॉसिप्स हैं और ये चीज़ें नहीं करनी है। आप उन लोगों से एसोसिएट हो जो स्टडी टारगेट्स को डिस्कस करें, जो
डेली टारगेट की अचीवमेंट में डिस्कस करें कि आज क्लास में ही दिया, आज इसको सॉल्व करना है यार, तूने करा क्या, चलो कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम समझ में आई क्या, चलो आज अपन ना इतना टारगेट रखते हैं, एक दूसरे से ओरली पूछ लेंगे। जो फ्रेंड्स ये चीज़ें कर रहे हैं उनसे एसोसिएट हुई है, बाकी लोगों से एसोसिएट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ थोड़ा हार्ड होगा डिसीजन, बट कम से कम हुई है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूरी आप बना के रखिए, फिर कम बात कीजिए। मैं ये नहीं कह रही फ्रेंडशिप तोड़ दो, नहीं। कई बार कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो भले स्टडीज़ में उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन रियल लाइफ में आपके बहुत हेल्प रहे हैं, तो उनसे जुड़े रहिए, अच्छी बात है। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप अपना 1-1.5 साल 2 साल इधर देने आए हो ना, और सिलेक्शन लेने आए हो, तो आपके आसपास लोग भी ऐसे होने चाहिए जो उस सिलेक्शन को ही टारगेट कर रहे हैं, और उस सिलेक्शन के सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं उस सिलेक्शन के बारे में, उस सिलेक्शन पे जो वर्क कर रहे हैं। जैसा जुड़ोगे, 5 अच्छे लोगों से जुड़ोगे, छठे आप ऑटोमेटिक होगे। ये आपने कई बार सुना होगा और ये सच में वर्क करता है। ठीक है, अपने ग्रुप को स्मॉल और इफेक्टिवली रखिए। कोई आप कूल नहीं हो जाओगे, बहुत सारे लोगों से आपकी दोस्ती होगी, तो आप ये देखो कि आपके जितने भी लोग हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, आपके करियर के पर्सपेक्टिव से, आपके ग्रोथ पर्सपेक्टिव में वो उनका कितना योगदान है, ये देखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमिंग, बहुत ज़्यादा पार्टी, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना, प्लान्स बनाना अवॉइड करो, लेकिन ऐसा शेड्यूल भी बनाओ कि एटलीस्ट वीकेंड पे आप लोग ये चीज़ें कर रहे हो। देखो क्या होता है, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक क्या होता है, फ्रेंड्स रहेंगे, यार आज कुछ खाने का मन, क्लास ख़त्म हुई, आज कुछ खाने का मन कर रहा है, स्पेशली हम गर्ल्स, आज तो पानी पूरी का मन कर रहा है, या फिर बॉयज़ भी हैं तो आज यार यहाँ हो जाते हैं, ये जो है ना ये कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, तो आज यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर की तो बात है, डेली क्लास के बाद, आए दिन क्लास के बाद थोड़ा कुछ हो जाते हैं, आज उससे बात कर लेते हैं, आज यहाँ हो जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपके डेली टारगेट्स अचीव करने हैं, दैट्स इट। वीकेंड पे आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है कि आप सैटरडे को प्लान कर रहे हो कहीं भी घूमने जाने का, कहीं भी कुछ टेस्ट वेस्ट करने का। दूसरा स्टूडेंट क्या होता है जो कहीं जाता ही नहीं है, बाप रे, उसको तो ऐसे है कि हमें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ से किसी से कुछ मतलब नहीं है, ये सब मैं करूँगा तो मेरा क्या ही होगा, बाप रे, मेरे एग्ज़ाम में पढ़ना है, तो वीकेंड भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं। नहीं, एग्जॉस्ट हो जाओगे, इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे कि ज़रा सा कुछ अगर आपकी रूटीन से अलग हुआ ना, लाइफ है अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ में कुछ भी अलग ऐसा हुआ तो बिखर जाओगे, तो वैसा भी नहीं करना है। तो क्या करना है, आपको टाइम देना है रिलैक्स होने का भी, आपको टाइम देना है पढ़ने का भी। तो आपके वीक डेज जो रहेंगे वो एकदम इन्वॉल्व रहेंगे स्टडी सेंट्रिक। वीकेंड पे भी सैटरडे आपका इन्वॉल्व होगा रिलैक्सिंग, संडे को ताकि आराम करके मंडे को आप आराम से वापस से अपने जोन में आ सको, स्टडी जोन में। तो ये चीज़ें फॉलो करनी है। ज्ञान नहीं दे रही हूँ, रियल एक्सपीरियंस है और रियल चीज़ें हैं। जो शायद सीनियर्स होंगे वो चीज़ें एक्सपीरियंस करके अभी मतलब उनका गला ही ऐसा हो गया होगा कि यार सही बोल रही है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नाउ और क्या चीज़ है कि ऑल माइटी में फेथ रखना है, गॉड पे बहुत विश्वास रखना है। विश्वास इन द सेंस कि अपने कर्म अच्छे करते जाओ, कर्म बिल्कुल अच्छे करो, किसी को चीट मत करो, किसी से बहुत ज़्यादा रूड मत रहो, सबसे कनेक्टेड रहो, लेकिन अपने गोल के प्रति कमिटेड रहो। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड रहो लोगों से कि आपके गोल में वो हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी दूरी बना के नॉर्मल बात कर रहे हैं। और भगवान पे विश्वास रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। जब सारी दुनिया पे विश्वास नहीं करती ना, तो खुद पे विश्वास ऐसा बनाना है कि हाँ सही जा रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो वाहिगुरु पे, अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे विश्वास रखना है और अपने आप पे भी विश्वास रखना है। आपके पेरेंट्स आप पे सबसे ज़्यादा बिलीव करेंगे, हमेशा पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, और सिर्फ बातें नहीं करनी है, काम भी करना है। ठीक है, सिर्फ विश्वास रख लिया, मैं ऐसा करूँगा, मैं तो अब कल से ऐसा करूँगी, ये हूँ मैं, वो हूँ भाई, बातें तो हो गई, एक्शन भी लो, उठो और जाओ, एक्शन लो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो एक्शन ज़रूर लेना है। नाउ अगला क्या है, अपने सीनियर्स के साथ ज़रूर कनेक्ट करना है कि जो सीनियर्स जिनके बहुत अच्छे अटेम्प्ट गए हैं, भले ही उनका एग्ज़ाम निकला या नहीं निकला, यार आसपास म्यूज़िक बज रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा वो हो डिस्टर्बेंस, तो ये देखना है कि अपने सीनियर्स के साथ आपको हमेशा जुड़े रहना, जिन्होंने अच्छे अटेम्प्ट दिए हैं, जिनका भले सिलेक्शन हो गया है तो भी, नहीं भी हुआ है तो कई बार वो सीनियर्स जो सच में एफर्ट्स डाले हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी पूछो, अपने डाउट्स उनसे सॉल्व, डाउट्स इन द सेंस कि स्टडी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, क्या मेथड फॉलो करने चाहिए। यही चीज़ें अपनी फैकल्टी से, सीनियर एक्सपीरियंस वन से भी डिस्कस कर सकते हो। आपका माइंड हमेशा सोल्यूशन सेंट्रिक होना चाहिए, प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं। स्पेशल न्यू स्टूडेंट्स के मन में तो होप रहती ही है, बट उनके पास दिशा नहीं रहती। इस वीडियो के बाद उनको दिशा मिल जाएगी। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं
उनके पास क्या दिशा की पहले कमी थी, या फिर खुद उनकी कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जब उन्होंने फॉलो नहीं करा। अब वो बेचारे प्रॉब्लम सेंट्रिक ज़्यादा हो गए हैं कि अब मेरे से ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आप जुड़ो किससे? सॉल्यूशन सेंट्रिक। ये नहीं होता मुझे पता है, पर मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे से वो होने लग जाए। मेरे को सॉल्यूशन पे काम करना है। ये नहीं होता, ठीक है, पता है, क्या करूँ ऐसा नहीं बोलना है। हमें ये देखना है कि मेरे को वर्क करना है, मेरे को अब इसका सॉल्यूशन निकाल के ही देखना है कि मेरे में ये कमी है, XYZ कमी है, तो मेरा इसका सॉल्यूशन मैं ही निकालूंगा। ABCD इसका सॉल्यूशन है। जैसे मैं देर से सोती हूँ, जल्दी नहीं उठ पाती, तो मैं जल्दी सोऊंगी, अब सुबह जल्दी उठूंगी। एक दिन में अब ऐसा ही रूटीन बना लूँगी। स्टडी करने नहीं बैठते बनता, तो बस बैठ ही जाऊँगी। तो वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो आपका माइंड हमेशा सॉल्यूशन सेंट्रिक होना चाहिए, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है ना। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर अगर ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट दे रखे हैं, नहीं निकला, किसी कारणवश कुछ मार्क्स से रह गया, अवॉइड द डिसअपॉइंटमेंट। आई नो इट्स वेरी टफ, इट्स लाइक वेरी डिसहार्टनिंग। ये भी एक्सपीरियंस करा है, तो फिर इसलिए डिसअपॉइंट नहीं होना है, लेकिन फेलियर से लेसन ज़रूर लर्न करना है। ये चीज़ें हमें से अधिकतर लोग नहीं करते। यार एग्ज़ाम नहीं निकला, डिसअपॉइंट हो गए, अगला अटेम्प्ट भी बिगाड़ दिया रोते रोते। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, उस एग्ज़ाम में अगर हमारी कोई गलती रही है तो हमने उससे क्या सीखा, हमारी कहाँ गलती रही है, उन पॉइंट्स को एक नोटबुक पे नोट कर लो। आज तुम बुरा जो फील कर रहे हो ना, वो चीज़ तुम्हें आज कुछ महीने तक याद रहेगी, उसके बाद तुम भूल ही जाओगे कि क्या गलती हुई मुझसे। तो एक नोटबुक में, छोटी सी नोटबुक में वो लिखो कि आज तुम क्या फील कर रहे हो जब तुम्हारा रिजल्ट आया, या कोई भी चीज़ तुमने नहीं क्लियर करी, या इस वीडियो को सुनने के बाद तुम्हें कुछ रियलाइज़ हुआ, उसे नोट करो। नोट करने के बाद उसको एक तरीके से उसी चीज़ों को स्टिक करके अलग अलग जगह चिपका दो। जब तुम देखोगे कि अगली बार हमें वर्क काय पे करना है, इन्हीं चीज़ों पे जो तुमने लास्ट अटेम्प्ट में गलत करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी की लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहती, या किसी को चीज़ें याद ही नहीं है, कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे मेरे साथ था पहले, कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, पर मेरे को चीज़ें एकदम लर्न बाय हार्ट नहीं थी, ठीक है। तो मेरे को दिक्कत आती थी, फिर मैंने करा उस पर वर्क, तो मुझे अब चीज़ें याद हैं काफ़ी हद तक। हालांकि फिर भी हम भूलते हैं, ऐसा नहीं कि 100% पूरा याद रहता है, वो तो रिवाइज़ करना पड़ता है, बट आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग हर किसी की अलग प्रॉब्लम होगी, कोई डेली नहीं बैठ पाता होगा, कोई क्या। तो अपने प्रॉब्लम्स लिखो, जो आपने इस अटेम्प्ट में गलत करा है उसको नोट डाउन करो और उस पर वर्क करो। कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका आंसर भी इन्हीं जो आपने प्रॉब्लम फेस करी ना, इसी में आपके पास होगा। ओल्ड जो है स्टूडेंट्स जो पहले दे चुके हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि अब वापस से कोचिंग ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, कौन सी कोचिंग करूँ, अपने वीक पॉइंट्स देखो, उस वीक पॉइंट्स को कैटर करने वाली कोई कोचिंग मिले तो ही कोचिंग करो, ठीक है। और खुद से एफर्ट भी डालो उन वीक पॉइंट्स को ओवरकम करने के लिए। अपना एक टाइम टेबल बनाओ, उसको डेली फॉलो करो। टाइम टेबल बनाना बहुत लोग बोलते हैं, पर ज़रा सा टाइम वाइम इधर उधर हो जाता है, छोड़ देते हैं। नहीं, टाइम टेबल बनाना है, फॉलो करना है। उसके लिए सेशंस तो बहुत डले होंगे यूट्यूब पे भी, मैं भी कभी होगा तो ले आऊँगी, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा टाइम टेबल तुम्हें सूट करता है, टाइम वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जो भी है, बस उस पर स्टिक करो। डेली टारगेट को फुलफिल करो, टाइम वाइज मत बनाओ, टारगेट वाइज बनाओ, ठीक है। और फिर अगर एक गलती ये भी होती है, जब हम लोग रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं लेते। कई बार हम लोग कुछ ऐसे कॉलेजेस से रहते हैं जहाँ पर हमें इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा कनेक्शन या नेटवर्किंग नहीं रहती, तो वहाँ पर भी मैं ये कहूँगी कि सिर्फ घर बैठने से अच्छा है आप रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन कीजिए। सीनियर एडवोकेट्स के अंडर जाओ, फर्म्स के अंडर जाओ। ये तब जाओ जब आपको ऑटोमेटिकली आपका लॉ प्री या मेंस के अकॉर्डिंग हो चुका है। अब अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे जा रहे हो कि आपकी चीज़ें आपको पता है, आती हैं, आपको अब क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप साथ साथ में दोनों मैनेज करना सीखो। डिफ़िकल्ट है बट सीखो, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंस काम आता है। गलती मत करना कि हम बस घर बैठे हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। डेली पढ़ाई कोई इतनी होती नहीं है पढ़े हुए स्टूडेंट्स से, उनको लगता है क्या वही पढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी आती है, कुछ नया तो चल नहीं रहा है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा जाता है। न्यू कमर हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ये पॉइंट्स को फॉलो करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, कोई पूछेगा भी नहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या है, न्यू कमर हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी चांसेस मिल रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, भले न्यू कमर हो। तो जब छुट्टियां हैं, जब ऐसा काम है, जब कुछ नहीं कर रहे हो, तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जगह कहीं पे किसी के अंडर ज्वाइन कर लेना। तो रियल टाइम एक्सपीरियंस इज़ इंपॉर्टेंट, ताकि आपको प्रैक्टिकल चीज़ों का भी नॉलेज होता है। देन जैसा मैंने पहले कहा था, कनेक्ट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो आपको स्टडीज़ में सपोर्ट करते हैं। कई बार किसी के पापा बहुत अच्छे होते हैं, किसी की मम्मी बहुत अच्छी होती है, किसी के तो पेरेंट्स वैसे दोनों ही अच्छे होते हैं, बट कई बार किसी का किसी से बॉन्ड ज़्यादा बनता है, तो उनसे अपनी चीज़ें शेयर करें, अपने प्रॉब्लम भी शेयर करो। मैं मानती हूँ कई बार हार्ड लगता है पेरेंट्स से प्रॉब्लम्स डिस्कस करने में कि यार ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे, बट बिलीव मी वो समझते हैं। और अगर आपका किसी के साथ, दोनों में से भी किसी के साथ ज़्यादा कनेक्शन है, तो वो तो बहुत अच्छे से समझेंगे। नहीं भी समझेंगे ना, तो आप
आपको मोटिवेट इतना कर देंगे, आपके दिल की बात मान के समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो इसमें उसको थोड़ा बूस्टअप दे देंगे। तो इसलिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से बात कीजिए जो आपको सपोर्ट करते हो। देखो, हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं ये कहूँगी कि अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो कई बार फैमिली भी आपको बोलने लग जाती है एक टाइम के बाद, यार कब तक और कब तक। तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, उनको एकदम नेगेटिव वे में मत लेना, वो अपनी जगह सही है। बिकॉज़ उनको भी टेंशन है कि कब से सालों से लगा है क्या चल रहा है, और आपको भी टेंशन है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत टाइम हो गया और आपकी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक आपको नोट डाउन नहीं हो रही है, तो आप चाहो तो अगर आपके पास अगर ऐसा है कि आप सेकंड ओपिनियन प्लान बी लेकर चल सकते हो, देन लेके चलना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे और ऐड करनी थी स्टूडेंट्स के लिए, कि हर चीज़ अटेम्प्ट करके ट्राई करते रहना। ऐसा नहीं कि मैंने एक एम बनाया तो वहीं, मैं कहूँगी बहुत सारी नावों में मत सवार हो, बिल्कुल सही बात है, पर साथ में कुछ अगर आपके पास कुछ भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसके लिए प्रिपेयर ज़रूर करना। क्यों? और हर अटेम्प्ट प्रिपेयर करके देना क्यों? क्योंकि अपने हाथ पे हमारी जब एफर्ट्स रहेंगी ना, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। जब हमने हमारा एफर्ट 100% डाला ना, तो वो डिसअपॉइंटमेंट कुछ महीनों की होगी कि यार नहीं, बाई चांस इतने एफर्ट डालने के बाद भी क्यों नहीं हुआ, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि तुमने अपना पूरा एफर्ट डाला है। और अगर एफ़र्ट डाला है तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं सक्सीड होते ही हैं। एफ़र्ट नहीं डाला है ना, तो हमेशा ही मलाल रह जाता है, यार तब ये नहीं करा, 1 साल हो गया, पर काश और टाइम मिल जाता तो और ये कर लेता, अभी भी ये नहीं करा। एफ़र्ट ज़रूर डालें हैं, हर एग्ज़ाम में हमेशा काम आएंगे। कोई एग्ज़ाम हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो है एफ़र्ट डाल के ही पढ़ना है हर एग्ज़ाम के लिए। बस यही सब कुछ था, इतना कर लो, यही बहुत है। ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, बट मैं ये जानती हूँ कि अगर इस वीडियो को किसी ने शुरू से आखिरी तक देखा है और अभी तक देख रहे हैं, तो वो सच में आई गेस थोड़े टीयरी आइज़ तो हो ही गई होंगी। और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब कुछ फेस करा हुआ है, सब कुछ महसूस करा गया है। काफ़ी लोगों ने भी करा होगा, न्यू बिगनर्स ने भी और ओल्ड स्टूडेंट्स ने भी। तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट अगर आप ये देख रहे हो ना, तो इससे मतलब मैं यही कहूँगी कि अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी तो यही देख के करनी है, और उसके बाद आप थैंक यू बोलने ज़रूर आ जाना वीडियोज़ में, क्योंकि सच में आपको महसूस होगा कि ये कितनी बड़ी बात है, जो शायद पहले कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। और अगर पता होती तो कई बार आज लोग सोच रहे होते कि काश हमें यही चीज़ काफ़ी साल पहले बता दी होती, क्योंकि मैं आज ये सोचती हूँ काश ये चीज़ें मुझे पहले पता होती तो और अच्छा रहता। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एक स्टूडेंट के लाइफ में। ऑल द बेस्ट आपको भी, हम सबको भी, मुझे भी, सभी चीज़ों में जो भी हम कर रहे हैं। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, एंड डू शेयर, लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने कमेंट्स बताइएगा कैसा रहा। थैंक यू। That's all for today. Thank you. All the best. Do like, share, subscribe, and press the bell icon. Thank you.